स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी स्वयंवर। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्नान कियो न कियो। मुकेश का यह प्रसिद्ध भक्ति गीत प्रभा ने बड़ी मुश्किल से गाकर समाप्त किया। आवाज उसके गले में फंसने सी लगी थी। माना कि वह संगीत विशारद है, पर हर कहीं तो गाना जम नहीं पाता, खासकर ऐसे माहौल में जहां आप न गजल गा सकते हैं न ठुमरी। पक्के राग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर ले देकर वही भजन रह जाते हैं। प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट का यहाँ औचित्य भी नहीं था। फिर भी श्रोताओं की आंखों में तैरती तृप्ति को देखने के लिए अनायास ही उसकी नजरें ऊपर उठ गई। वे चारों उसी को देख रहे थे। नजरें मिलते ही एक ने कहा, कोई फिल्मी सुनाइए न। हमारे विजय बाबू फिल्म संगीत के बड़े शौकीन हैं। एकदम भीतर तक काठ हो आई वह। असहाय कातर नजरों से उसने अपने भाई की ओर देखा। आनंद की नजरों में जैसे लावा उबल रहा था। आदेश सा देते हुए उसने कहा, दीदी अंदर चलो तुम। फिर मेहमानों की ओर मुखातिब होते हुए बोला, श्रीमान, यह कोई विविध भारती का फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। आपने लड़की का गाना सुनना चाहा था, सुना दिया गया। बस यह मत भूलिए कि आप एक शरीफ घर में बैठे हैं। कैसे स्वर में बात कर रहे हैं आप? घर बुलाकर अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। याद रखिए, अपमान मैंने नहीं, आपने किया है। यह न सोचिए कि आप बहकते चले जाएंगे और हम लोग नम्र बने रहेंगे। शिष्टाचार की सीमाएं दोनों को निभानी होंगी। भीतर के दरवाजे से लगी प्रभा सारा वार्तालाप सुनती रही और अपने संभाव्य विवाह की योजना को फिर एक बार ध्वस्त होते देखती रही। इच्छा तो हुई थी कि दौड़कर अम्मा को बुला लाए या फिर आनंद को ही रोक ले, पर उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक सुन सकी वहां खड़ी रही। ऐसे हो गया तो भीतर अम्मा के पास चली आई। अंदर अम्मा बेचारी हलवे और समोसों की प्लेटें ट्रे में सजाए प्रतीक्षा में बैठी थी। आनंद को यह कभी अच्छा नहीं लगता कि दीदी चाय नाश्ते की प्लेटें लेकर मेहमानों के सामने जाए। वह खुद ही यह काम कर लेता है। इसीलिए अम्मा ने कहा, लल्लन से कहो आकर ले जाए, ठंडा हो रहा है। उत्तर में बाहर का दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हुआ और आनंद खुद ही भीतर चला आया। बेटा, यह नाश्ता नाली में फेंक दो, उसने कहा और वहीं चौकी पर परसर कर बैठ गया। पर हुआ क्या? कुछ बोल तो, लाली, तू ही बता दे। कुछ नहीं हुआ। मेहमान उपासे थे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, आज का प्रदर्शन मेरा आखिरी प्रदर्शन था। अब कभी इस तमाशे के लिए मजबूर न करना, प्रभा ने कहा और वह वहां से चली आई। कुछ क्षणों के लिए उसे निपट एकांत की आवश्यकता थी, पर भागकर जाए तो कहाँ जाए? गिनती के 3 तो कमरे हैं। पिछले 15-20 सालों से इसी में रहते आए हैं। अब तो इससे अच्छा घर वे लोग किराए पर ले सकते हैं, पर अम्मा ही नहीं मानती। कहती हैं, पहले प्रभा को निपटाओ, वह अपने घर चली जाए, फिर हम नए घर के बारे में सोचेंगे। अपने बिस्तर पर लेटकर वह मन ही मन सबसे कट जाने का प्रयास करने लगी, पर किचन का वार्तालाप बरबस उसके कानों से टकरा रहा था। आनंद बेतरह उखड़ा हुआ था और अम्मा तरह तरह से उसे समझा रही थी। ऊंच नीच का सब्र का पाठ पढ़ा रही थी। बेचारी अम्मा प्रभा को भी तो इसी तरह दिन भर समझाती बुझाती रहती है। उन्हीं के मान मनुहार का लिहाज रख लेती है प्रभा, नहीं तो उसे भी यह सब कहाँ अच्छा लगता है। 30 पार करने के बाद सज संवर कर इस तरह वधु परीक्षा के लिए बैठते हुए मन बेतरह व्याकुल हो उठता है। मन करता है अम्मा से चीख कर कहे,
जब सचमुच इन बातों में रस था, जब सपने देखने की उम्र थी, तब तो मुझे गृहस्थी की गाड़ी में जोत दिया था। अब वह उत्साह मैं कहाँ से लाऊं? समय की निर्मम आंधी में मन भी मुरझा गया है, साथ ही रूप लावण्य भी धुंधला गया है। फिर रोज की यह नुमाइश किस लिए? पर वह मुंह से कुछ नहीं कहती। जो कुछ भी हुआ, उसमें अम्मा का दोष ही क्या था? उसकी शादी का सलोना सपना अम्मा ने भी तो देखा था। पता नहीं कब से उन्होंने चुपके चुपके सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। उनकी मध्यम वर्गीय गृहस्थी में बचत की गुंजाइश ही कहाँ थी? फिर भी वे तैयारी में जुटी थी, जिससे समय पर परेशानी न हो। बहुत बड़े लोग नहीं थे वे, पर जिंदगी आराम से कट रही थी। पर नियति के एक प्रहार ने ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। बाबूजी एक दिन दफ्तर गए तो लौटे ही नहीं। लौटा उनका छिन्न विछिन्न कलेवर। नन्हे आनंद ने कांपते हाथों से पिता को अग्नि दी। उसी चिता में राख हो गए प्रभा के सुकुमार सपने भी। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मात्र 18 वर्ष की आयु में उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। पिछले 14 वर्षों से वह वहीं जमी हुई है। इस बीच कितने ही तूफान आए, पर वह मजबूती से पतवार थामे रही। बाबूजी का सपना था आनंद को डॉक्टर बनाएंगे। प्रभा ने वह सपना पूरा किया। विभा भी इस साल बीएससी हो जाएगी। समय के साथ भागते हुए हाँफ चली थी वह। सोचा था अब जिम्मेदारियां खत्म हो चली हैं, अब थोड़ा सुस्ता लेगी वह। पर इधर अम्मा को पता नहीं कैसा पागलपन सवार हुआ है। जब से आनंद की पढ़ाई समाप्त हुई है, हाथ धोकर प्रभा की शादी के पीछे पड़ गई है। उनके जीवन की एकमात्र साध बन गई है उसकी शादी। और तभी से देखने दिखाने का चक्कर शुरू हो गया है। लोग भी ऐसे हैं, देखने तो आते हैं उसे और मांगते हैं विभा को। जैसे लड़की न हुई तरकारी हो गई, छांट कर लेंगे। कितना ही समझाए कि दोनों बहनों में पूरे 10 साल का अंतर है, पर उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तो जब कोई आने को होता है, अम्मा विभा को बाहर भेज देती है, क्योंकि कितना ही छिपा कर रखो, महिलाएं तो घर देखने का बहाना कर भीतर आ ही जाती हैं। स्कूटर की परिचित आवाज से प्रभा की तंद्रा टूटी। खिड़की से उझक कर देखा, गोपाल दाही थे। बड़े सधे हुए ढंग से उन्होंने सीढ़ियों के पास गाड़ी रोकी और फिर संतुलित कदम रखते हुए ऊपर आ गए। बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। कौन कहेगा कि इनका दायां पांव घुटने से नीचे एकदम संज्ञा शून्य है। शारीरिक और मानसिक रूप से कितना झेला है इन्होंने, फिर भी हमेशा हंसते हुए रहते हैं। जब जब अम्मा टूटने लगती है, इन्हीं को देखकर हिम्मत जुटाती हैं। बिना किसी नाते रिश्ते वाला यह भतीजा अम्मा को इसलिए बहुत प्यारा है। स्कूटर की आवाज सुनकर उन्होंने ही दौड़कर दरवाजा खोला। गोपाल दा ने झुककर पालागन किया तो निहाल होकर आशीर्वादों की जैसे झड़ी लगा दी। चाची, अपनी प्रिय आराम कुर्सी पर बैठते हुए गोपाल दा ने कहा, कोरे आशीर्वाद से पेट नहीं भरेगा, आज हलवा खिलाइए। हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हलवा बनाया है? हलवे की खुशबू उस मोहल्ले तक पहुंच गई है, तभी तो भागा भागा आया हूँ। देसी घी की सुगंध रोज रोज थोड़े ही मिलती है, इसलिए एकदम पकड़ लेता हूँ। प्रभा को जोर से हंसी आ गई। नाश्ते की अनावृत प्लेटें रसोई में एकदम सामने ही तो रखी थी, और गोपाल दा बड़े ज्योतिषी बने अम्मा को बहला रहे थे। प्रभा उठी और सजी सजाई ट्रे लाकर बीच वाली मेज पर रख दी। बोली, गोपाल दा, आप ही प्रसाद पाइए, शायद आप ही के हिस्से का था यह सब, क्योंकि जिनके लिए बना था वे तो अभागे निकले। दरअसल वह जानबूझकर उस प्रसंग को हंसी में उड़ाना चाह रही थी, ताकि घर का वातावरण कुछ सहज हो जाए। क्या यह सब मैं अकेला ही खाऊंगा? नहीं, हम लोग भी साथ देंगे। आनंद, चल, तुम भी लो ना अम्मा। लो, विभा भी आ गई। तो यह सरंजाम किसी अभागे के लिए था।
गोपाल दा ने पूरा समोसा मुंह में ठूंसते हुए कहा, मैं समझा कोई त्योहार है आज। 30 त्योहारों का पता भी तो मुझे यहीं आकर लगता है। गोपाल दा, विभा ने कहा, हमारे यहाँ आजकल हर 15-20 दिन बाद त्योहार मनता है, दीदी के वर दिखावे का। विभा, अम्मा ने आंखें तरेरी, पर वह अपनी रो में कहे जा रही थी, हर बार इतना सब कुछ बचता थोड़े है गोपाल दा, मरे भुक्खड़ों की तरह सब चट कर जाते हैं। आज शायद हमारे वुड हैव बीन जीजा जी का उपवास रहा होगा। होल्ड योर टंग विभा, आनंद गरजा। विभा सहम कर चुप हो गई। मुंह फुलाकर उसने प्लेट भी परे रख दी। गुड़िया, प्रभा ने सांत्वना के स्वर में कहा, तू क्या समझती है, मुझे सब अच्छा लगता है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, पर मेरी कोई सुने तब ना। तुम क्या तंग आओगी दीदी, विभा ने तमक कर कहा, तंग तो मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या, घर में बैठकर मेहमानों को चाय भर पिलानी होती है। मुसीबत तो मेरी आती है, न दिन देखते हैं न रात, बस मुझे घर निकाला दे देते हैं। अब तो यह हाल है कि वक्त बेवक्त कभी भी सहेलियों के यहाँ पहुंच जाऊं तो पूछने लगती हैं कि क्या फिर कोई दीदी को देखने आ रहा है। आई से शट अप, आनंद दहड़ा। प्रभा बीच में न पड़ती तो वह विभा की गर्दन ही दबोच देता। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया जा सका। अम्मा भी क्षण भर को हतप्रभ रह गई थी। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। इसे परमानेंट घर निकाला दे दो चाची, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दे दूं, अभी तो यह बड़ी बैठी है। प्रभा भीतर चली आई, पर अब जाए तो कहाँ। विभा भी गुस्से में उफनती हुई कमरे में चली आई थी और तकिए में मुंह छिपाकर सिसक रही थी। कमरे में उसके सामीप्य की कल्पना से ही वह सिहर उठी। मजबूर होकर वह रसोई में चली आई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर बाहर ले गई, तब वहां अम्मा और गोपाल दा दोनों ही थे। आनंद शायद कहीं बाहर चला गया था। चाय रखकर वह जाने लगी तो गोपाल दा ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। प्रभा, एक प्रपोजल लेकर आया था, तू भी सुन और चाची को जरा समझाने की कोशिश कर। अरे, यह क्या समझाएगी मुझे, और मैं क्या मान जाऊंगी। न बेटा, पहले बड़ी की शादी होगी। विभा की बात तो अभी मैं सोच भी नहीं सकती। पहले ही इतनी परेशानी हो रही है, छोटी की पहले हो गई तो फिर 100 तरह के सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा घर आसानी से नहीं मिलेगा, और वह भी मुफ्त में। होगा उसके भाग्य में तो फिर जुट जाएगा। अम्मा तो जैसे सारा प्रसंग समाप्त कर भीतर चली गई, पर गोपाल दा ने उसे उठने नहीं दिया। सामने बिठाकर अपनी बात समझाने लगे। वह सुनती रही और कुढ़ती रही। मन खट्टा हो आया। जो भी आता है विवाह के लिए प्रस्ताव लाता है, वह जैसे किसी की गिनती में ही नहीं है। एक अरसे से उसने अपने विवाह की आशा त्याग दी थी। तन मन पर एक विराग सा ओढ़कर वह जी रही थी। सुबह शाम ट्यूशन करती, दोपहर भर स्कूल में रहती। बचा खुचा समय अम्मा का हाथ बटाने में निकल जाता। अपने लिए सोचने का अवकाश ही किसे था। और पिछले दिनों की भाग दौड़ से एक सपना मन में फिर अंकुराने लगा था। शायद वह स्वयं भी उतनी ही व्यग्र हो उठी है, इसीलिए तो अपना यह अपमानजनक प्रदर्शन करती रहती है। शायद इसलिए अपनी नन्ही सी बहन के लिए कभी कभी ईर्ष्या हो आती है। वैसे गोपाल दा वाला प्रस्ताव सचमुच बड़ा लुभावना था। लड़का उन्हीं के बैंक में कार्यरत था और इस साल आईएएस परीक्षा में सफल हो गया था। पिता फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी थे, बहनोई इंजीनियर थे और गोपाल दा के पड़ोसी थे। बहन विभा के कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी। इस रिश्ते की पहल उसी ने की थी। अपने इकलौते सर्वगुण संपन्न भाई के लिए उसे ऐसी ही चांद सी बहू अपेक्षित थी। कपड़ों की सरसराहट सुन दोनों ने चौंक कर देखा। विभा दरवाजे में खड़ी थी। पर्दे को मुट्ठियों में भींचते हुए उसने कहा, आप बेकार परेशान हो रहे हैं गोपाल दा। जानते नहीं, हमारी लाइन अभी क्लियर नहीं है। उसका स्वर एकदम सपाट था, पर आंखें स्कूल से लौट रही थी।
कि नुक्कड़ पर सविता के पापा जी से भेंट हो गई। उसने नमस्ते की तो उसका एक औपचारिक सा उत्तर देकर वे अपनी राह हो लिए। न मुस्कुराए न कुशल क्षेम पूछी। हैरान रह गई प्रभा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। फिर जब से आनंद का रिश्ता तय हुआ है, उनके सौजन्य में विनम्रता भी घुल गई है। जब भी मिलेंगे बड़े आदर भाव से मिलेंगे। जानते हैं ना कि घर में अम्मा के बाद उसका ही स्थान है। वे यह भी जानते हैं कि प्रभा जोड़ न देती तो शायद रिश्ता कभी नहीं हो पाता। अम्मा तो प्रेम विवाह के नाम से ही बिदक गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया जा सका था। सविता के पापा आए थे। उसने घर आते ही पूछा। हाँ, अम्मा का संक्षिप्त उत्तर था। बहुत जल्दी में थे शायद। ठीक से बात भी नहीं की। उन्हें तो हर बात की जल्दी ही पड़ी रहती है। क्या मतलब? मतलब क्या? वही ढाक के 3 पात। शादी की जल्दी मचा रहे थे। ठीक तो है। लड़की वाले हैं। उन्हें उतावली होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मैंने तो सगाई से पहले ही जता दिया था कि सब्र करना पड़ेगा। जब तक लड़की की शादी नहीं होगी तब तक मैं लड़के की बात सोच भी नहीं सकती। और अगर तुम्हारी लड़की का संयोग न बने तो क्या उनकी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? यह बहुत गलत बात है अम्मा। बच्चे इज्जत दे रहे हैं। इसका गलत फायदा नहीं लेना चाहिए। किसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो तुम्हारे सारे अरमान धरे रह जाएंगे। उस वक्त तो अम्मा चुप हो गई। प्रभा से वैसे भी थोड़ा डरती थी, पर शायद वे भरी हुई ही बैठी थी। रात खाने के समय उन्होंने आनंद को बुरी तरह लताड़ा। तू राय साहब को मना नहीं कर सकता? जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। मैं क्या उन्हें बुलाने जाता हूँ? आनंद भुनभुनाया। मना तो कर सकता है। क्या उन्हें हमारा विश्वास नहीं है? हमने जबान दी है, फिर बार बार कोंचने का क्या मतलब है? उन्होंने बताया तो होगा। कविता की शादी तय हो गई है। लड़का अगले महीने अमेरिका जा रहा है। इसीलिए तो कर देना शादी। हम कोई मना करते हैं? कर कैसे दें? तुम विवाह की कर दोगी? कभी उनकी ओर से भी तो सोचकर देखो। क्षण भर को निरुत्तर हो गई अम्मा, पर दूसरे ही क्षण पैतरा बदलकर उन्होंने वार किया। अरे वाह, अभी फेरे भी नहीं पड़े और ललन ससुराल वालों के हो गए हैं। यह क्यों नहीं कहते कि अपनी शहनाई सुनने की बेसब्री है। जिसने इस लायक बनाया है उसका तो कुछ लिहाज किया होता। प्लीज बस करो अम्मा, प्रभा ने तड़प कर कहा। क्यों बस करूं? तू नहीं कहेगी तो क्या मैं भी चुप रह जाऊंगी? मैं जानती नहीं कितने कष्टों से तूने इसे पढ़ाया है। किसी ऐरे गहरे के बस की बात थी? न खाने का सुख देखा, न पहनने का। पूरी जिंदगी होम कर दी। 2 बार पीएमटी में नहीं आया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर बनाकर ही दम लिया। तेरे बाबूजी होते तो वे भी हाथ खींच लेते, समझे? बस करो अम्मा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने जो भी किया अपने भाई के लिए किया, अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए किया। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, किसी पर एहसान नहीं किया। उसे बार बार दोहराकर तुम मुझे छोटा मत बनाओ, प्रभा ने कहा और थाली से उठाई। खाने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। आनंद भी हाथ में कोड़ लिए पत्थर की मूर्ति की तरह निशब्द निश्चल बैठा हुआ था। उसके होठ बिछे हुए थे और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अम्मा, बड़ी देर बाद जैसे उसे स्वर मिला। वह स्वर एकदम गंभीर और सधा हुआ था। अम्मा, आनंद ने कहा, हाथ में अन्न लिए बैठा हूं मैं। इसी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी बात सोचूंगा भी नहीं। बस आप इस विषय में कभी कुछ मत कहना। तुमसे यही प्रार्थना है। एक सन्नाटा सा खिंच गया घर में। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। फटी फटी आंखों से वे बेटे को ताकती रह गई। प्रभा भूल गई कि उसके हाथ में पानी से भरा लोटा है और वह हाथ धोने के लिए खड़ी है। इस भयावह स्तब्धता को भंग किया विभा ने। इतनी देर से वह चुपचाप बैठी निवाले तोड़ रही थी। इत्मीनान से अपना खाना समाप्त कर वह उठी। प्रभा के पास आकर उसके हाथ में लोटा लगभग छीनते हुए बोली, अब तो खुश हो ना दीदी?
सुबह की गाड़ी से मामा जी पधारे हैं। जब से आए हैं तभी से अम्मा के साथ उनकी खुसुर फुसुर चल रही है। लल्लन का नाम बार बार उछल रहा है। इस संभावित खतरे को जानकर ही शायद आनंद सुबह से गायब है। वह जानता होगा कि मामा जी खाली हाथ नहीं आए हैं, शिकायतों का एक पुलिंदा लेकर आए हैं। प्रभा के लिए उन्होंने 2-3 जगह बात कर रखी थी। तय करने के लिए आनंद को बुला भेजा था। वह भी बेचारा भागा भागा गया था, पर एक जगह भी बात नहीं बनी। एक जगह लड़की के रंग को लेकर थोड़ी आपत्ति हो गई थी। फिर भी उन लोगों ने कहा था कि 10-5 हजार ज्यादा देने से बात बन जाएगी। जैसे उन रुपयों की दमक से प्रभा गोरी हो जाएगी। उनके मुंह पर थूक कर चला आया था। आनंद और मामा जी बहुत बिगड़े थे। ऐसे कहीं काम चलता है? लड़की वालों को तो सब्र से ही काम लेना पड़ता है। एक ने शर्त रखी थी कि अगर छोटे के साथ विभा की सगाई कर दी जाए तो वे बड़े के लिए प्रभा को ले लेंगे। भला इसमें बुराई क्या थी? एक साथ दोनों की बात पक्की हो रही थी, पर हजरत वहां भी ताव खा गए। एक जगह तो लड़के ने खुद ही बात की। घर में कोई था ही नहीं। छोटी छोटी 3 लड़कियां छोड़कर पत्नी पिछले साल ही मरी थी। खाता पीता घर था, पुश्तैनी मकान, जायदाद, सब कुछ। वह तो दुहाजू था, इसलिए सस्ते में सौदा पट रहा था। पर इन नए लड़कों को समझाए कौन? इतनी उम्र तक लड़के कहीं अनब्याहे मिलते हैं? मैं तो भर पाया जिया। तुम्हारी वजह से हर बार इस काम में हाथ डालता हूँ। पर इस लड़के का क्या करूं? कहीं बात जमने ही नहीं देता। तो उसे साथ लेते ही क्यों हो? उसका तो नया खून है, उबाल लेकर ही रहेगा। पर मुझे तो लड़की के हाथ पीले करने हैं। अब तुम अपनी जिम्मेदारी पर ही कहीं बात चलाओ तो ठीक है। लेकिन जिया, मैं तो सिर्फ बातचीत भर कर सकता हूँ। बाकी काम तो तुम ही लोगों को करना है। मुझे तो लगता है लड़का खर्च के डर से पीछे हट रहा है। चौकन्नी हो गई प्रभा। जानती है, मामा जी के सामने उसे अपनी शादी की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए। वे इसे पसंद नहीं करेंगे। पर जो कानों से टकरा रहा है उसे अनसुना कैसे कर दे? ठीक भी तो है। मामा जी कह रहे थे इसकी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी है। उसकी अपनी शादी का सवाल भी पीछे लगा आता ही है। खर्च के डर से क्या लोग लड़कियों को घर में बिठा लेते हैं? लड़कियां 700-800 रुपया महीना भर लाने लगती हैं तो बात दूसरी हो जाती है। फिर वे बोझ नहीं रहती। इसके बाद जब्त नहीं कर सकी प्रभा तड़प कर सामने आकर खड़ी हो गई। मामा जी, पास पड़ोस वाले ऐसी बात कहें तो समझा भी जा सकता है, पर आप तो घर के आदमी हैं। आप तो यह अन्याय न कीजिए। मैं गलत क्या कह रहा हूँ बिटिया? जिस तरह हर एक रिश्ता टूट रहा है उसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? टूटेगा तो तब जब कहीं जुड़ा हो, या तो शुरू होने से पहले ही किस्सा खत्म हो जाता है। और यह सब तुम्हारे भाई की वजह से होता है, समझी? जरा जरा सी बात पर उसका खून खौल उठता है। ऐसे कहीं शादियां तय होती हैं? न सही। हम लोग शादी के लिए घिनौने समझौते नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को औने पौने दामों में नहीं बेच सकते। इस घर में सिर्फ आनंद ही मुझे सम्मान देता है, इसीलिए मेरा अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन लिया जिया? वो भाई है, ये बहन है। अब बीच वाला क्या कर लेगा बताओ? कुछ करने की जरूरत भी नहीं है मामा जी। मैंने बहुत पहले ही अम्मा से कह दिया है। मेरी शादी का ख्याल छोड़ दें। मुझे अब इस रोज रोज के तमाशे से ऊब होने लगी है। और वो लड़का जो कसम खाकर बैठा है। छन! रसोई से आवाज आई तो प्रभा दौड़कर गई। देखा, विभा फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े बीन रही है। लस्सी का गिलास था, चिकनाई की वजह से हाथ से छूट गया। उसने खिसियाए स्वर में कहा, चलता है। प्रभा ने सांत्वना दी और स्वयं भी कांच बीनने लगी। काफी ऊंचाई से गिरा था गिलास। पूरी रसोई में कांच फैल गए थे। क्या हुआ? अम्मा चीख रही थी। कुछ नहीं हुआ, तुम शांति से बैठी रहो। एक गिलास टूट गया है, प्रभा ने बताया। गिलास टूटा है? कौन सा? वह सेट वाला तो नहीं? ये विभा होगी। उसके हाथ में तो सनीचर है जैसे।
जरा संभाल कर काम नहीं करेगी, ससुराल जाएगी तो खूब नाम रोशन होगा मेरा। अभी 10 साल तक तुम्हारी बदनामी का कोई खतरा नहीं, तसल्ली रखो। प्रभा ने चौंक कर देखा, पर विभा का चेहरा वह नहीं देख पाई। क्या कह रही है? अम्मा बेसब्री से दरवाजे पर आ खड़ी हो गई थी। कहेगी क्या? तुम भी तो जरा अच्छा आशीर्वाद दे दिया करो। भला ऐसे घर में वह जाएगी ही क्यों जहां बर्तन धोने पड़े? मेरी लाडो तो राज रानी बनेगी। प्रभा ने दुलार बरसाते हुए कहा। जरूर बनेगी, विभा ने कहा और टुकड़े समेटकर उठ खड़ी हुई। सारे राजकुमार उम्र भर मेरे दरवाजे क्यों लगाकर ही तो बैठे रहेंगे? प्रभा ने फिर चौंक कर देखा, लेकिन विभा आंगन में चली गई थी। वहीं खड़ी होकर वह पड़ोस की भाभी से बतियाने लगी थी और लोगों से बात करते समय तो उसके स्वर में जैसे मिश्री घुल जाती है। घर पर तो सबको काटने दौड़ती है। क्या होता जा रहा है इसे? कुल जमा 22 की तो अभी हुई नहीं और शादी के लिए इतनी बेताब हो रही है। या गोपालदा कहते हैं वही ठीक है। प्रभा की शादी न होगी तो क्या विवाह बढ़ेगी ही नहीं? आप लोग उसके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। सचमुच इस तरह से तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। छींट वाली फ्रॉक पहनकर मोहल्ले में चिलबिल सी घूमने वाली यह लड़की कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब लोग उसका रिश्ता मांगने आने लगे, और रिश्ते भी कितने सारे। आनंद के एक डॉक्टर दोस्त ने उसका हाथ मांगा था। मौसी उसे अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। अन्नपूर्णा भाभी की सहेली उसे अपने भाई के लिए मांगने आई थी। फिर गोपाल दा आए थे। गोपाल दा वाला प्रस्ताव तो बहुत ही आकर्षक था। जिस दिन से अम्मा ने वह संदेश लौटा दिया है, विभा का रोष जैसे सौ सौ फनों से फुफकार रहा है और सारा जहर उगला जाता है प्रभा पर। और सिर्फ विभा की ही तो बात नहीं है। उस दिन सविता मार्केट में मिली थी तो सफाई से कन्नी काट गई, नहीं तो दीदी दीदी कहकर लिपट ही जाती थी। हाट बाजार कुछ भी नहीं देखती थी। लगी लगाई शादी टल जाने का दोष उसने प्रभा के ही सिर मढ़ा होगा, जाहिर है। कविता की शादी धूमधाम से हो गई। स्कूल में सभी के नाम कार्ड्स आए थे। कविता इसी स्कूल की छात्रा थी। बोर्ड की परीक्षा में वह मेरिट में आई थी। उसकी फोटो प्रिंसिपल के कमरे में लगी हुई है। उसने याद से अपनी सारी अध्यापिकाओं को निमंत्रण भेजा था, एक प्रभा को छोड़कर। प्रभा ने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि घर पर तो बाकायदा निमंत्रण आएगा ही, पर न राय साहब आए न कार्ड ही पहुंचा। आखिर प्रभा से नहीं रहा गया। आनंद से पूछ ही लिया। बोला, मैंने ही मना कर दिया था। अम्मा का दिमाग आजकल ठीक नहीं है। अपने घर किसी का अपमान हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा से छुपाकर वहां जाने की मेरी भी इच्छा नहीं थी। पर चुप हो गया आनंद। पर उसके बिना कहे भी प्रभा उसके मन की बात समझती है। वह अम्मा से उलझना नहीं चाहता था, पर सविता कविता को भी नाराज नहीं कर सकता। कैसी उलझन में फंस गया है बेचारा। हंसना तो जैसे आजकल भूल ही गया है। बात भी करता है तो बस जरूरत भर की। जितनी देर घर में रहता है बुझा बुझा सा रहता है। और सिर्फ आनंद ने ही क्यों, पूरे घर ने ही जैसे उदासी की एक चादर ओढ़ ली है। अभाव में भी चहकने वाला यह परिवार एकदम खामोश हो गया है। हैरत तो तब होती है जब अम्मा सारी स्थिति के लिए उसे ही कोसने लगती है। उसके त्याग और तपस्या की गाथा तब वे भूल जाती हैं। परेशान है प्रभा, क्या करे, कहाँ जाए। कितनी बार मन होता है कि कुछ खाकर सो रहे, पटरी पर लेट जाए या तालाब में छलांग लगा दे। पर बिन ब्याही लड़कियों का मरना भी तो निरापद नहीं होता। सौ तरह की बातें गढ़ लेते हैं लोग। ऐसी छिछालेदार होगी कि परिवार जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाएगा। यानी कि मरने के बाद भी वह इन लोगों का तिरस्कार भर्त्सना झेलती रहेगी। इतनी असहाय होती है वह कभी कभी। बाबूजी की अकाल मृत्यु के बाद उतनी कच्ची उम्र में उसने पूरे परिवार का बोझ उठा लिया था।
तब भी इतनी हताश नहीं हुई थी वह, पर अब तो जैसे अपना अस्तित्व ही भार लग उठा है। दीदी, ओ दीदी! विभा बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। क्या है? नल बंद कर प्रभा ने शंकित स्वर में पूछा। कहीं अम्मा को फिर से चक्कर तो नहीं आ गए? उसे डर हो गया। उसका नाम क्या है दीदी? विभा पूछ रही थी। गोपाल दा की फियांसी का, मेरा मतलब है भूतपूर्व प्रेमिका का। उषा किरण। क्यों? उसकी फोटो आई है पेपर में। कितनी मोटी हो गई है देखो तो। किस लिए आई है फोटो? प्रभा पूछती ही रह गई, पर तब तक विभा ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी। इतनी कोफ्त हुई उसे और हंसी भी आई। क्या यह ऐसी जरूरी बात थी कि नहाने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? पर विभा है ही ऐसी। धीरज शब्द तो जैसे उसके शब्दकोश में ही नहीं है। थोड़ा अच्छा भी लगा। कितने अरसे बाद विभा ने पूरे लाड भरे अंदाज में उसे पुकारा था। उत्सुकता तो उसे भी थी ही। किसी तरह चटपट नहाकर बाहर आई और विभा के हाथ से पेपर झटक ही लिया। हाँ, वही तो थी उषा, नए जिलाधीश की पत्नी। बड़ी गौरवशाली मुद्रा में खिलाड़ियों को पुरस्कार बांट रही थी। गोरी भैंस, विभा ने कहा और मुंह बिचका दिया। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। जानती हो, अपने जमाने में कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी। होगी। मन तो एकदम काला है। प्रभा ने बहन की ओर देखा। नफरत जैसे उसके चेहरे पर पुत गई थी। एकदम पारदर्शी चेहरा है विभा का। राग द्वेष कुछ भी छिपा नहीं रहता। गोपाल दा पर उसकी विशेष आस्था है, भक्ति है। उनके प्रति किसी अन्याय को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे उषा को क्षमा तो किसी ने भी नहीं किया था। 4 साल तक प्रणय के गीत गाने के बाद कितनी आसानी से उसने अपना सुर बदल लिया था। दुर्घटनाएं तो रोज ही होती हैं। अखबार में या रेडियो पर खबर सुन लेने भर का रिश्ता होता है उनसे। मन में थोड़ी सी करुणा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश जगता है बस। पर एक दुर्घटना किसी का जीवन ही बदल सकती है, यह तो उसी समय पता चला। कैसी भयावह रेल दुर्घटना थी वह। अखबार में फोटो देखकर ही मन कांप उठा था। अखबारी और सरकारी आंकड़ों का तालमेल बिठाने के बाद ही हताहतों की संख्या 90 से ऊपर पहुंची थी। गोपाल दास भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। यह सोचकर ही कलेजा मुंह को आता था। बाद में जब उनका नाम घायलों की सूची में निकला तो सबने राहत की सांस ली थी। गोपाल दा बच गए थे, पर उस समय उन्हें देखकर लगा इस जीवन से तो मौत ही अच्छी थी। कम से कम इस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से तो बच जाते। पूरे 6 घंटे मलबे के नीचे दबे रहने के कारण एक पांव संज्ञा शून्य हो चुका था। दायां जबड़ा एक और झूल गया था। माथा बुरी तरह झुलस गया था। पहली बार जब उन्हें अस्पताल में देखा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कहाँ थे वे हंसमुख गोपाल दा? यहाँ तो पट्टियों से जकड़ा हुआ एक असहाय मानव शरीर था। घाव बहुत धीरे धीरे भर पाए थे। चेहरे पर छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। पाँव लेकिन ठीक नहीं हो सका। घुटनों से नीचे तक का भाग संज्ञा शून्य ही बना रहा। एकदम साबुत था, इसलिए काटकर अलग भी नहीं किया जा सकता था। शरीर के घाव तो किसी तरह भर भी गए थे, पर मन के घाव भरने में शायद बरसों लगे होंगे। उषा किरण केवल एक बार उन्हें देखने आई थी, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला। पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें 2 वर्ष लगे। इतने लंबे अंतराल के बावजूद उनके बैंक ने उन्हें काम पर फिर से ले लिया, यथासंभव सारी सुविधाएं भी दी। इन काले दिनों में जिस जिसने उनका साथ निभाया, उन्होंने भरसक उसका प्रतिदान दिया। साय की तरह साथ रहने वाले मौसी के लड़के को इंजीनियर बनाया। दिन रात तीमारदारी करने वाले रामचरण की बेटी के विवाह का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया। आनंद की मेडिकल की पढ़ाई अर्थाभाव के कारण एक दिन भी रुकने नहीं दी। प्रभा जब तक व्यवस्था कर पाती तब तक फीस का पुस्तकों का प्रबंध हो जाता। तब से उन्हें यही शौक हो गया था।
गरीब रिश्तेदारों के बच्चों को ले आते, उनकी पढ़ाई का, खाने पीने का पूरा खर्च उठाते। घर क्या था, अच्छा खासा हॉस्टल बन गया था। रामचरण पूरी कमान संभाले रहता। उनकी माताजी दो चार बार आई भी तो इस गुलक पाड़े से ऊब कर वापस गांव चली गई। गोपाल दाबी उन्हें रोकने का उपक्रम नहीं करते। जब तक रहती शादी की रट लगाए रहती। दीदी, क्या इसी शहर में उसका होना गोपाल दा को कैसा लगता होगा? विभा का युवा भावुक मन बार बार यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। बात बदलने की गरज से प्रभा ने पूछ लिया, बहुत दिन से इधर आए नहीं गोपाल दा, उन पर बैन लग गया है? क्यों? उनके आने से मेरा दिमाग जो खराब हो जाता है। प्रभा ने देखा, विभा का चेहरा फिर तनने लगा है। सुबह वाली लाड भरी दुलार भरी मुद्रा फिर लुप्त हो गई है। लेकिन प्रभा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया हो गई। कितनी जरासी तो है बेचारी, घर के इस अनिश्चय भरे वातावरण में अपना संतुलन खो बैठती है तो क्या गलत है? वह साफ देख रही है कि घर में उसके लिए कोई चिंतित नहीं है। शायद यही उपेक्षा उसके लिए असुरक्षा बन गई है। वह मन ही मन जरूर सोचती होगी कि जब तक लोग उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, वह दीदी की तरह बूढ़ा चुकी होगी। निराशा, बस निराशा के अलावा कुछ नहीं। वह स्कूल से सीधे गोपाल दा के घर पहुंच गई थी। तब तक गोपाल दा बैंक से लौटे भी नहीं थे। घर पर रामचरण था और दिनेश गोपाल दा की बुआ का लड़का। उसकी एमए की कक्षाएं सुबह होती थी, इसीलिए घर पर मिल गया। दोनों ही उसे जानते थे, इसलिए आदर के साथ उसे बिठाया गया। चाय वाय भी पिलाई गई। दिनेश उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। दीदी, 6 बजते ही वह उठ खड़ा हुआ और क्षमा याचना के स्वर में बोला, एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है। कंपटीशन में बैठ रही हो? जी। तो फिर बढ़ लो, मेरी परवाह मत करो, मेरे लिए ये पत्रिकाएं काफी हैं। पत्रिकाओं का तो बहाना था। दिनेश के जाते ही उसने लोकल पेपर उठा लिया। अंतिम पृष्ठ पर श्रीमती जिलाधीश यहाँ भी विराजमान थी। वह मुग्ध होकर उस चित्र को देखती रह गई। सच, सौंदर्य भी एक वरदान है। ईश्वर ने उसके साथ इतनी कृपणता क्यों की? आनंद और विभा को तो माँ का रंग भी मिला है और रूप भी। वह अभागी बाबूजी पर गई है और बचपन में सब कहते थे पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यशालिनी होती है। हेलो प्रभा, कब आई? वह चौंक पड़ी। अरे, आप कब आए? पता ही नहीं चला। चलता कैसे? तुम पेपर पढ़ने में तल्लीन थी। वह ऐसे सक पकाई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। चुपचाप पेपर नीचे खिसका दिया। गोपाल दा ने जैसे देख कर भी अनदेखा कर दिया और फ्रेश होने चले गए। प्रभा यत्न पूर्वक दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखती रही। इतने समर्थ व्यक्ति का इस तरह घिसट कर चलना उसे देखा नहीं जाता था। थोड़ी देर बाद वे सफेद बुर्राक कुर्ता पजामा पहनकर आ गए और उसके सामने बैठते हुए बोले, हाँ तो अब कहिए देवी जी, गरीब खाने पर कैसे तशरीफ लाना हुआ? ऐसे ही बनो मत, सीधे सीधे यह बात बता दो कि ये खादिम क्या सेवा कर सकता है। हंस दी प्रभा, आपसे जीतना आसान थोड़ी है। अच्छा, यह बताइए, आपके पड़ोस में विभा लेक्चरर रहती है न? हाँ, क्यों? उनसे भेंट करवा सकेंगे? जरूर करवा देता, पर वे इन दिनों यहाँ नहीं है, भाई की शादी में गई हुई हैं। इतनी जल्दी? प्रभा ने अस्फुट स्वर में कहा। इतनी जल्दी से क्या मतलब? मैडम, ऐसे लड़के ज्यादा दिन ठहरते थोड़ी हैं। माल मार्केट में आता भी नहीं और हॉट केक की तरह बिक जाता है। और कोई लड़का नहीं आपकी नजर में? था, दिनेश का ही बड़ा भाई था। मैकेनिकल इंजीनियर है, वोल्टाज में 1400 पा रहा है। पर चाची इस बुरी तरह बिगड़ी कि फिर मैंने बात ही नहीं उठाई। आजकल में उसकी भी सगाई की खबर आ ही जाएगी। अम्मा तो पागल हो गई हैं आजकल, पर मैं तो पागल नहीं हूं न। उस दिन से मैंने उधर का रुख ही नहीं किया। आप अम्मा की बात पर न जाइए प्लीज। कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे बताइएगा। विभा की शादी अब और टालना ठीक नहीं है। खैर, यह बताओ,
आनंद का क्या चक्कर है? राय साहब मिले थे उस दिन, बहुत परेशान थे। बोले, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ज्यादा वेट नहीं कर सकता। किसी दिन ताव आ गया तो लड़के को किडनैप कर लूंगा और मंदिर में फेरे पड़वा दूंगा। इन दोनों ने समझ क्या रखा है? भीतर तक कांप गई प्रभा। यह विषय क्या कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा? गोपाल दा आनंद की कसम के बारे में जानते हैं। क्या वे भी प्रभा को ही दोषी ठहराएंगे? रामचरण ने उसे उबार लिया, गर्मा गर्म चाय और ढेर सारा नाश्ता सजाकर ले आया। आलू की पकौड़ी, चिप्स, बिस्कुट। मैं दिनेश के साथ पी चुकी हूँ, एक कप हमारे साथ भी पी लो। जरा रामचरण के हाथ की पकौड़ियां तो खाकर देखो। आपका रामचरण तो एकदम आदर्श गृहिणी की भूमिका निभा रहा है। आते ही चाय, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिलता है। हंस रहे थे गोपाल दा, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रुलाई आ जाए। उषा का लावण्य से दमकता चित्र उसकी आंखों के सामने घूम आया और हठात ही वह कह बैठी, आज उषा जी का फोटो आया है पेपर में। हाँ, देखा था सुबह। विभा कह रही थी। क्या? आपको कैसा लगता होगा? क्या लगना है और कब तक? एक ही शहर में रहकर कब तक बचा जा सकता है? हजार बार एक दूसरे से टकराएंगे और फोटो तो शायद उसकी हर दूसरे चौथे दिन आया ही करेगी। प्रेस वालों का सौंदर्य बहुत बहुत उच्च कोटि का होता है। आप तो कितने मजे से कह रहे हैं ये सब। सुबह जरा विभा का गुस्सा देखते, इतना बक रही थी। पागल है वह। भला गुस्सा करने जैसा इसमें क्या है? कुछ नहीं है। देखो प्रभा, खंडित मूर्ति की पूजा का विधान तो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। फिर उषा को ही दोष क्यों दे हम? लेकिन लेकिन यही एक्सीडेंट शादी के बाद भी तो हो सकता था। मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभा। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। यही सब अगर शादी के बाद घटित होता तो उसकी नजरों में तैरती घृणा, उपेक्षा में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या सचमुच कभी कुछ फील नहीं होता? होता था, बहुत फील होता था कभी। पर अब मैं पत्थर बन गया हूँ। जीवन के उस अध्याय को मैंने फाड़ कर गुड़ी मुड़ी करके फेंक दिया है। अब चैन ही चैन है। ठाठ से नौकरी करता हूँ, सुबह शाम इन लड़कों से हंस बोल लेता हूँ, रात घंटे 2 घंटे क्लब में बैठ लेता हूँ। अच्छी कट रही है, दाल रोटी के लायक कमा लेता हूँ। कुछ क्षण कमरा नीरवता में डूबा रहा। गोपाल दा, बोलो, एक प्रार्थना सुनेंगे? कहो। आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है गोपाल दा, पर मुझे है। मुझे एक घर चाहिए गोपाल दा। सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या आपके घर में थोड़ा सा स्थान निकल सकेगा? बोलिए। रामचरण का हाथ बटाती हुई आपके चरणों में पड़ी रहूंगी उम्र भर। लड़की पागल तो नहीं हो गई है? ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। आवेश में बही जा रही थी प्रभा। उनकी बातों से जैसे जमीन पर आ गिरी। हे ईश्वर, ये क्या कह गई मैं? उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। प्रभा, इधर देखो प्रभा। उसने सिर नहीं उठाया। प्रभा। इस बार आवाज इतने निकट से आई थी कि उसे देखना ही पड़ा। वे बिल्कुल उसके सामने आ खड़े थे। मैं जानता हूँ प्रभा, तुम बहुत परेशान हो। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो तुमसे इतनी बड़ी बात कहलवा गई है। लेकिन विश्वास रखो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। भूलने की आदत है मुझे, इसे भी भूल जाऊंगा। लेकिन यदि यह बात तुम्हारे हृदय से उठी थी, यह आवाज तुम्हारे अंतर्मन की आवाज थी, तो मुझे बताओ। मैं उस बात को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। उन पावन वचनों का निरादर नहीं करूंगा। लेकिन पहले मैं सत्य जानना चाहता हूँ। बोलो प्रभा, जवाब दो। बोरा गए हैं गोपाल दा। इतनी बड़ी बात क्या यूं बार बार कही जाती है?